रेड के 7 साल बाद अजय देवगन इज बैक अगेन एज अमय पटनायक इन रेड चैप्टर 2। रेड 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुके 1 मई 2025 को एंड आई वॉच दिस मूवी। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है इसके हाई पॉइंट्स, क्या है इसके लो पॉइंट्स, क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेड चैप्टर 2 क्या रेड 1 के मुकाबले कहाँ खड़ी होती है, क्या उसके लेवल को पार कर पाती है, उसको मैच कर पाती है या फिर उससे नीचे रह जाती, कमजोर पड़ जाती है। So guys, watch this video till the end, but उससे पहले please इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So hi guys, my name is Mohit Dixit. You're watching me on Filmy Bap. Let's jump straight to the point, and the point is that कि Raid 2 is a phenomenal movie. Like its predecessor, Raid की तरह ही इसकी राइटिंग भी कमाल की है, and इसका जो स्क्रीन प्ले वो आपको फर्स्ट फ्रेम से ही हुक रखता है, पूरी तरीके से बांध के रखता है टू द लास्ट फ्रेम। कास्ट की हम बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो बता दें कि रेड 1 जो थी, जहां पे वो स्टोरी खत्म होती है, उसके कुछ सालों बाद रेड 2 की स्टोरी शुरू होती है एंड एक कंटिन्यूएशन हमको दिखता है इस स्टोरी में, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल्दो इन सारी फिल्मों में हीरोइन को ऐसे बदल दिया जाता है जैसे कि आप कपड़े बदल रहे हैं। तो फिर फर्स्ट फिल्म में जहां पे इलियाना डिक्रूज थी, इस फिल्म में आपको वानी कपूर नजर आती हैं। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो रीजन देंगे कि इलियाना इस मूवी में क्यों नहीं है, डाइवोर्स हो गया, भाग गई, मर गई, क्या हो गया, कुछ आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे फिल्मों में यही सब होता है। सो लीव दिस पार्ट असाइड। उसके अलावा मूवी जो है वो अपनी पूरी रफ्तार से चलती है, एक टाइट स्क्रीन प्ले आपको नजर आता है एंड जो स्टोरी है वो हमें पटनायक की 75वीं रेड को हमें दिखाती है। 75वीं रेड यानी कि उनका 74 बार ट्रांसफर हो चुका है एंड इस बार जो उनका ट्रांसफर हुआ है वो राजस्थान के भोज में हुआ, जहां पे दादा भाई नाम के एक सत्ताधारी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं एंड जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सरकार गवर्नमेंट नहीं चलाते बल्कि दादा भाई चलाते हैं। दादा भाई का असली नाम जो है वो है मनोहर धनखड़ और दादा भाई नाम से उनको लोग बुलाते हैं। सफेद कुर्ता पैजामे वाली जो पॉलिटिशियन की एक छवि होती है, वैसे ही लुक में हमको रितेश देशमुख इस रोल में दिखाई देते हैं एंड उनकी जो छवि है फर्स्ट हाफ में वो एकदम ईमानदार जनसेवक की तरह दिखाई गई है। ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया इंसान आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। बट एज वी नो दैट मूवीज में ऐसा कई बार किया जाता है कि आपको एक बहुत सिंपल आदमी दिखाया जाता है एंड उसके बाद उसके असली चेहरे बाद में दिखाए जाते हैं। तो वैसे ही जैसे सफेद कमीज के पीछे काला छुपा होता है, क्या काला है वो हम सेकंड हाफ में देखते हैं एंड इस रोल में जो परफेक्टली फिट हुए हैं वो है रितेश देशमुख। उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है एंड लेट मी से कि कई बार ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं अजय देवगन को ओवरशैडो भी करते हुए नजर आए। सो असली कहानी तब शुरू होती है जब अजय देवगन अपनी पूरी टीम के साथ में रितेश देशमुख यानी कि दादा भाई के घर पहुंच के रेड डालने पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है पूरा सिनेरियो, कैसे उनका साफ जो चेहरा है, पब्लिक के बीच जो साफ छवि है, उसके जो पीछे के चेहरे हैं वो कैसे सामने आते हैं, यही आप इस मूवी में देखते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जिस तरीके से जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से पूरा ये अनफोल्ड होता है ना पूरा सीन, आपको मजा आ जाता है। What makes it more interesting is the supporting cast and the inclusion of सौरभ शुक्ला from the part 1. Yes guys, सौरभ शुक्ला जिन्होंने पार्ट 1 में विलन का रोल किया था वो इस बार जेल में दिखाए गए हैं एंड कैसे कैसे वो बीच में थोड़ा थोड़ा अपना कैमियो करते हुए दिखाई देते हैं, स्क्रीन में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको अच्छा लगता है एंड एक नॉस्टैल्जिया फील भी देता है जो कि रेड 1 से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगर परफॉर्मेंसेस की, तो अजय देवगन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है कंपेयर टू हिज ओरिजिनल परफॉर्मेंस इन रेड 1। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो बोला जाता है कि अजय देवगन अपनी आंखों के लिए जाने जाते हैं, उनकी आंखों से ही वो एक्टिंग कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं इस मूवी में वो थोड़ी सी आंखें थकी हुई नजर आती हैं एंड वही कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होता दिखता है। ऑल्दो उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, जो भी पंचेस हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, काफी अच्छे तरीके से डिलीवर भी हुए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पार्ट 1 के मुकाबले थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख ने भी एक काफी कन्विंसिंग, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो कि आपको बढ़िया लगेगी। उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनका जो लुक है, काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं एंड उनके जो लुक हैं बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। वैसे ही ऑल्दो उनका जो कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में जितना आपको इंप्रेस करता है, जो जिस हिसाब से उसको बिल्डअप मिलता है, वो सेकंड हाफ में उतना निखर के नहीं आता है। ऐसा लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, दादा भाई को भी कुछ करना चाहिए अमय पटनायक को रोकने के लिए, बट वो हमें कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है राइटिंग के हिसाब से। उसके अलावा अगर रितेश देशमुख को थोड़ा और मेनेसिंग दिखाते तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल होता, जो कि इस मूवी में नहीं है। इसके बावजूद भी आई विल से दैट रितेश देशमुख ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है एंड कई सारे मौकों पे ऐसा लगता है कि अजय देवगन के कैरेक्टर को वो
ओवर शेडो करते हुए नजर आ रहा है। अजय देवगन और रितेश देशमुख के बाद वानी कपूर इस मूवी की जो फीमेल लीड हैं, उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इट इज डिसेंट। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अच्छा है या कुछ बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि उनका स्क्रीन स्पेस ही इतना कम है कि आप उसको माइंड ज्यादा नहीं करेंगे। ऑल्दो उनके ऊपर 2 गाने फिल्माए गए हैं जो कि अजय देवगन के साथ रोमांटिक ट्रैक्स हैं, जो कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड लगते हैं एंड जो मूवी में ना होते तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको एंजॉय कर पाते। अब चूंकि वानी कपूर को मूवी में दिया है, उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी है, तो क्लाइमैक्स में उनको एक एस्पेक्ट दे दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर होता है उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आता है। इन तीनों एक्टर्स के अलावा एक एक्टर है जो कि इस मूवी में निखर के आता है, एंड दैट इज अमित सियाल। इनको हम कई सारी मूवीज में, कई सारे वेब सीरीज में पहले देख चुके हैं एंड इस बार उन्होंने एक अच्छा कॉमिक रिलीफ का काम किया। ऑल्दो वो हर एक मूवी सीरीज में एक विलन टाइप या फिर नेगेटिव या फिर ग्रे शेड करते नजर आते हैं, बट इस बार उन्होंने एक कॉमिकल रिलीफ देने का काम किया। ऑल्दो उनके अलावा ब्रिजेंद्र काला, यशपाल शर्मा, गोविंद नामदेव, श्रुति पांडे और भी जो एक्टर्स हैं सपोर्टिंग कास्ट में, इवन सुप्रिया पाठक, उन सबने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सुप्रिया पाठक के कैरेक्टर के पास भी ज्यादा कुछ करने को था नहीं, ऑल्दो उनको जितने भी सीन्स मिले उन्होंने अपनी जस्टिफाइड परफॉर्मेंस दी है। अब परफॉर्मेंसेस की बात कर ली तो हम बात करते हैं म्यूजिक की, और म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इज बिग लेट डाउन। एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं है जो कि स्टैंड आउट करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो बीजीएम है जो कि अमित त्रिवेदी ने दिया है वो स्टैंड आउट करता है, वो आपको पसंद आता है और स्टोरी को थोड़ा सा एलिवेट करने का काम करता है। उसके अलावा इसके जो भी रोमांटिक ट्रैक्स हैं या फिर जो नशा सॉन्ग है तमन्ना भाटिया जिसमें नजर आती है, एक आइटम सॉन्ग है, वो पूरी तरीके से क्रैश नजर आता है। एंड इसके अलावा जो नेल ऑन द कॉफिन का काम करता है वो है हनी सिंह का गाना जो कि एकदम लास्ट में आता है। आई एम ग्लैड कि वो लास्ट में आया, क्योंकि तब तक मैं वहां से उठने का प्रबंध कर चुका था। एक गाना जो कि इस पूरी स्क्रीन प्ले में फिट बैठता है एंड पूरे अच्छे तरीके से जो कि निखर के बाहर आता है, वो एक क्लासिक पुराना सॉन्ग है एंड दैट इज पैसा पैसा ऑफ किशोर कुमार, जो कि कर्ज मूवी का है, ऋषि कपूर वाली। एंड उसको जिस तरीके से यूज किया गया वो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव है एंड वो अच्छा लगता है। लाइक रेड 1, रेड 2 का भी डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता ने किया है एंड इस बार भी उनका डायरेक्शन आपको इंप्रेस करता है। टू द पॉइंट क्रिस्प रहता है उनका डायरेक्शन और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में हीरोइक एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनके डायरेक्शन में हमको दिखते हैं। सो आई विल से इस जॉनर को वो काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। इस बार भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, ऑल्दो उन्होंने कुछ नया इसमें ट्राई नहीं किया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है, कुछ बहुत फ्रेश नहीं कर दिया है, बट आई विल से जो इस जॉनर की रिक्वायरमेंट्स थी वो उसमें वो पूरी तरीके से खरे उतरे हैं और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन इस मूवी का किया है। ओवरऑल आई विल से दैट रेड 2 इज अ गुड सीक्वल टू रेड 1। जो उसका डीएनए होता है, जो उसकी एसेंस होता है फर्स्ट मूवी का, वो काफी अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एंड दैट्स व्हाट मेक इट अ गुड सीक्वल। ऑल्दो इसमें कुछ लो पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया म्यूजिक इसका बिग लेट डाउन है। उसके अलावा कुछ सब प्लॉट्स हैं जिनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। अजय देवगन वर्सेस रितेश देशमुख जो फेस ऑफ होता है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है एंड इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट से सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है, नॉस्टैल्जिया फैक्टर जो देता है हमें, वो भी काफी ज्यादा आपको इम्प्रेस करेगा। नाउ इफ वी कंपेयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की कौन सा बेटर है, देन आई विल गो विद पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में जो एसेंस था वो काफी ज्यादा रॉ था, जो डायलॉग बाजी थी वो काफी ज्यादा रॉ थी, काफी अच्छे तरीके से लिखा गया था उनके डायलॉग्स और उसका स्क्रीन प्ले जो था वो और ज्यादा टाइट था एंड इसके साथ साथ पार्ट 1 के सॉन्ग्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे पार्ट 2 के मुकाबले। सो दैट्स ऑल। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया, अगर आपने मूवी देख ली है तो प्लीज आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरे किसी पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी बात करेंगे, प्लीज कमेंट करके बात। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा के लिए मेरा मैन।